राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बच्चों की सीढ़ी बने बैसाखी नहीं। राघव, कर लो ना बेटा। 2 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए। वापस घर भी तो चलना है। मुझे घर के भी तो सैकड़ों काम होते हैं। तुम्हें क्या है, तुम तो यहाँ से जाकर खेलने में लग जाओगे, पर मुझे तो काम करने हैं। बेटे की मिन्नतें करती एक माँ का स्वर जब कानों में टकराया तो मैं उधर मुंह घुमाए बिना नहीं रह सकी। आंखें चार हुईं तो उस महिला को मानो कोई सहारा मिल गया और वह मुझसे बात करने लगी। देखिए ना, रोज यह मेरा ऐसे ही वक्त बर्बाद करता है। इतनी दूर से ऑटो करके आती हूँ जाती हूँ। इसके पापा को तो टाइम ही नहीं है। अभी जाकर मैं खाना भी बनाऊंगी। थककर चूर हो जाती हूँ, पर इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वह मेरे बेटे को एक्सरसाइज करते हुए देखकर अपने बेटे राघव से बोली, देखो, ये भैया भी तो कर रहा है शांति से एक्सरसाइज। महिला का इशारा मेरे इंजीनियरिंग कर रहे बेटे आशीष की ओर था। मेरी हंसी छूट गई। फिर मैंने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अरे भाभी जी, दोनों की उम्र का फासला तो देखिए। फिर मैंने उनके बेटे राघव से पूछा, कितने साल के हो बेटे तुम? 9 साल का, बच्चे ने जवाब दिया। बहुत ब्रेव बच्चा है ये तो, अभी सब एक्सरसाइज कर लेगा। मैंने बच्चे के साथ साथ माँ का भी हौसला बढ़ाना चाहा, पर माँ का दर्द फूट पड़ा। बोली, एक ही बच्चा है और वो भी ऐसा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बच्चा तो अच्छा भला दिख रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ है इसे? वो बोली, इसके घुटने नहीं मुड़ते। शुरू में तो हमें पता ही नहीं चला। जब पता चला तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू किए। 2 साल तक तो दवाइयाँ ही देते रहे, पर बात सर्जरी से ही बनी। 1.5 लाख खर्च हो गए इसके ऑपरेशन में। 4.5 महीनों से यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आ रही हूँ। अब 90 डिग्री तक घुटना मुड़ने लगा है। पूरा ठीक होने में अभी 4 महीने और लगेंगे। देखिए, पूरे 22 टाँके आए हैं घुटने में। महिला ने बच्चे की कैपरी ऊपर करके बताया तो टाँकों से भरा हुआ लगभग आधा पाँव देखकर मेरी झुरझुरी छूट गई। मैंने सिहर कर आंखें बंद कर लीं। स्कूल जाता होगा। मैंने सामान्य होने की कोशिश की और पूछा, अभी 2 महीने से फिर से जाना शुरू किया है, वरना बीच में तो एक लंबा ब्रेक हो गया था। मैं घर पर ही पढ़ाती थी। डबल एमए बीएड हूँ, पहले टीचर थी, पर अब इसकी वजह से नौकरी छोड़ दी है। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अब तो सुबह से रात तक इसके आगे पीछे ही घूमती रहती हूँ। फिर वह चिड़चिड़ाते हुए अपने बेटे राघव से बोली, राघव, करो ना बेटे, मुझे घर जाकर खाना भी तो बनाना है। फिर बोली, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है बीमारी की वजह से। उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे लगा राघव से ज़्यादा तो चिड़चिड़ी वह लग रही थी। अब मेरा ध्यान राघव की माँ से ज़्यादा राघव के मनोभावों पर था। छोटा सा बच्चा, उम्र से पहले ही परिपक्व हो गया ऐसा लगता था। धीर, गंभीर, अपराध बोध से घिरे उसके चेहरे ने मुझे अतीत में धकेलना आरंभ कर दिया। ऐसा लग रहा था मेरा अपना बेटा आशीष ही सामने बैठा हुआ है। वैसा ही गंभीर, अपराध बोध भरा चेहरा आशीष तब कोटा में रहकर आईआईटी कोचिंग कर रहा था। बच्चे को खाने पीने का अभाव ना हो, अकेलापन महसूस ना हो, यह सोचकर मैंने और उसके पापा ने निश्चय किया कि मैं आशीष के साथ कोटा रहूँगी। और वहाँ मेरे जैसे कई और माएँ थीं जो बच्चे के कैरियर की खातिर अपना शहर, घर परिवार आदि छोड़कर बच्चों के संग रह रही थीं। शीघ्र ही मेरी सभी से दोस्ती हो गई। लगभग रोज ही हम कहीं ना कहीं गोष्ठी जमा लेती थीं और बातों का लंबा सिलसिला चल पड़ता था। हमारे ही शहर की निशा से मेरी गहरी मित्रता हो गई थी। कभी मैं उसके यहाँ चली जाती तो कभी वह मेरे पास आ जाती। उस दिन वह मेरे यहाँ आई हुई थी। मैंने हमारे लिए चाय रखी ही थी कि आशीष कोचिंग से आ गया था। उसे दूध देकर मैं चाय बिस्किट लेकर निशा के पास आई। मैं गलत समय पर तो नहीं आ गई हूँ? निशा ने पूछा। उसका इशारा समझकर मैंने उसे आश्वस्त किया था, अरे नहीं नहीं, कोचिंग से आकर तो वो 2 घंटे वैसे भी आराम करता है। पर फिर मैं उसे पढ़ने बैठने के लिए कहना शुरू कर देती हूँ। शुरू कर देती हूँ से क्या मतलब है आपका? उसने आश्चर्य से पूछा। अरे 5-10 बार कहती हूँ, तब आलस छोड़ते हुए उठता है। कितना समझाती हूँ, 2 साल हैं, पढ़ ले और बना ले लाइफ। मैंने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया है, झोंक दे इन 2 सालों में अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई की भट्टी में। भूल जा सब टीवी, मोबाइल, खेलना कूदना।
अरे जब हम सब लोग उसके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैंने इसी की वजह से यहाँ टीवी भी नहीं लगा रखा है। मैं देखूंगी तो वो भी देखेगा। मैं स्मार्टफोन रखूंगी, व्हाट्सएप फेसबुक पर व्यस्त रहूंगी तो उसका मन भी तो ललचाएगा। ये भी तो बेचारे अकेले रह रहे हैं, बाई के हाथ का कच्चा पक्का खाना खा रहे हैं। ढेर सारा पैसा लग रहा है सो अलग। एक तो इनकी ट्यूशन की इतनी फीस, उस पर दो दो घर चलाना। पर क्या करें, बच्चों के कैरियर के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अरे आप इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही हैं तो आशीष सुन रहा होगा, निशा ने मुझे चेताया था। हाँ तो क्या हुआ, उसे भी तो ये सब पता होना चाहिए ना कि उसके माँ बाप उसके भविष्य के लिए कितना कुछ सफ़र कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम और जय भाई साहब सफ़र नहीं कर रहे अभिषेक के कैरियर के लिए? मैंने गेंद उसी के पाले में डालकर विजयी मुद्रा में उसकी ओर देखा। नहीं नहीं, हम तो ऐसा कदापि नहीं सोचते, बल्कि सच कहूँ तो जिंदगी के इस फेज़ को भी हम बखूबी एंजॉय कर रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ रीडिंग राइटिंग का भरपूर मौका मिल रहा है, कभी कभी पेंटिंग भी कर लेती हूँ। मेरे उधर जो महिमा जी रहती हैं ना, अरे अनुज की मम्मी, उन्हें ऑयल पेंटिंग का बहुत शौक है, उन्होंने कोर्स कर रखा है। तो मैं उन्हें साथ लेकर पेंटिंग का सारा सामान ले आई थी। 2 कैनवास भी तो पोत डाले हैं। तुम आना देखने, हमारा नया घर बनकर तैयार होगा तब तक मैं उसे सजाने लायक ढेरों पेंटिंग्स तैयार कर चुकी होंगी। अनीता से कुछ नई रेसिपीज़ भी सीख रही हूँ, निशा ने उत्साह से बताया। पर मुझे सुनकर खुशी नहीं हुई। मैं उससे मेरी हाँ में हाँ मिलाने की उम्मीद रख रही थी। मतलब 2 साल में यहाँ से मल्टी टैलेंटेड बनकर निकलोगी, मैंने व्यंग से कहा। अच्छा माना, तुम्हारा वक्त मज़े से गुजर रहा है, पर बेचारे जय भाई साहब, वो तो अकेले परेशान होते होंगे। मैंने दूसरा तीर छोड़ा था। अरे नहीं नहीं, वो तो ऑफिस में आगे बढ़ बढ़कर बाहर की ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इससे अनुभव भी बढ़ रहा है और सहकर्मी भी आभार मान रहे हैं कि उनके रहते किसी को फ़िलहाल घर छोड़कर नहीं जाना पड़ रहा है। अभी भी 1 महीने के फॉरेन टूर पर हैं। मज़े से यह सब बताते बताते निशा एकदम गंभीर हो गई थी। बोली, देखो दीपा, जिंदगी तो ऐसे ही उतार चढ़ावों में चलती रहेगी। यह हमारे ऊपर है कि हम उनका कैसे सामना करें। यदि हम परेशान होंगे, कुड़ेंगे, जताएंगे तो हमारे बच्चे अपराध बोध से भर जाएंगे कि उन्हीं की वजह से उनके अभिभावकों को इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। एक तो बेचारों पर वैसे ही पढ़ाई का प्रेशर, पीयर प्रेशर, ऊपर से हमारा तनाव भी पाल लेंगे तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन हम उन्हें प्रेशर में कहाँ डाल रहे हैं, हम तो उनका प्रेशर हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे इनके साथ रह रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, मैंने प्रतिवाद किया। वह बोली, कई बार अनजाने में ही सीढ़ी बनने का प्रयास करते करते हम बैसाखी बन जाते हैं और बच्चों को यह एहसास कराने लगते हैं कि वह हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अरे उन्हें रिलैक्स रहने दो, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हम उनके पीछे अपनी ज़िंदगी होम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगना चाहिए उन्हें कि वे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हम उन पर एहसान नहीं जताएं, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस कराना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अपनी खुशी से, अपने आत्म संतोष के लिए कर रहे हैं। और हकीकत भी तो यही है। बच्चे निसंदेह हमारी जिम्मेदारी हैं, पर हमारा आत्म संतोष, हमारा गुरु, हमारी खुशी भी तो है। अगर वही खुश नहीं रहेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? उन्हीं की खुशी में तो हमारी खुशी है, और अगर हम उनका साथ देंगे तो निश्चित ही वह जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। बात मुझे समझ आने लगी थी। फिर वह बोली, देखो, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मैंने यहाँ आकर तुम्हारा तनाव कम कर दिया, तुम्हारा मनोबल बढ़ा दिया, तो सहमत होते हुए भी शायद तुम्हें मेरा एहसान जताना अखरे। पर अगर मैं कहूँ कि आज तुमसे बात करके मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भी कोई अहमियत है और शायद तुम आगे बढ़कर मुझसे परामर्श करो, मेरी सलाह लेना पसंद करो। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों की सीढ़ी बनकर उनकी मदद करो, क्योंकि अगर हम उनकी सीढ़ी बनकर उनकी मदद करेंगे तो वे आत्मनिर्भर बनेंगे, और यदि बैसाखी बनकर उन्हें सहारा देना चाहेंगे तो वे अपंग हो जाएंगे। अपंग भी ऐसा जो खुद से नाराज, जमाने भर से नाराज।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे चलना चाहिए, अभिषेक भी आ गया होगा। वैसे उसे मेरा इधर-उधर जाकर अपना समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। ऐसा कहकर निशा चली गई थी, पर मैं आत्मविश्लेषण पर मजबूर हो गई थी। शायद वह ठीक कह रही थी। इसीलिए तो आशीष आजकल बात-बात पर मुझ पर झल्लाने लगा है। उस दिन भी तो कैसे बोल रहा था, मैं अलार्म लगाकर खुद सो जाऊंगा, खुद उठ जाऊंगा। आपको मेरे अनुसार सोने जागने की ज़रूरत नहीं है और न ही बार-बार खाने के लिए कहने की ज़रूरत है। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ना हूँ। जब भूख लगेगी, इच्छा होगी तो खुद ले लूँगा और खा लूँगा। यहाँ तक कि बना भी लूँगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ, आपको मेरे लिए यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे कितने बच्चों की माएँ उनके साथ रह रही हैं। कुछ बच्चे अकेले भी तो रहते हैं, वो भी तो आराम से खा पड़ रहे हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छा चैन से खा पड़ रहे हैं। आप तो हर वक्त सिर पर सवार रहती हैं और मैं बेवकूफ़ उसकी मनस्थिति समझे बिना उस पर अपनी भड़ास निकालने लग गई थी। लो, इनके लिए मरो खपो और ऊपर से ये सब सुनने को मिल रहा है। उसी दिन से मैंने खुद को बदलने की ठान ली थी। सब कुछ सही था, बस थोड़ी सोच बदलने की ज़रूरत थी। बैसाखी से सीढ़ी में रूपांतरित होते हुए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा और सुपरिणाम मेरे सामने था। आशीष ने बहुत अच्छे अंकों से आईआईटी में प्रवेश लिया था। मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक उन्होंने पूछा, आपके बेटे को क्या हुआ है? राहुल की माँ ने सवाल दोहराया तो मैं वर्तमान में लौटी। कौन आशीष? ये आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी इसकी परीक्षाएं समाप्त हुई ही थीं कि इसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। घुटने की सर्जरी हुई है। फिजियोथेरेपी के लिए हम इसे अपने पास घर पर ही ले आए हैं और वैसे भी अभी 2-3 महीनों की छुट्टियां हैं, तो पढ़ाई का इसका कोई विशेष हर्जाना नहीं होगा। वह बोली, हाँ, पर आप लोगों को तो पूरा दिन इसकी तीमारदारी में ही निकल जाता होगा। रोज ही मैं आपको और इसके पापा को यहाँ घूमते देखती हूँ। आशीष और राहुल सहित और भी कई जोड़ी आंखें मेरी ओर टिक गई थीं, पर मैं रिलैक्स थी। मैं बोली, हमारा तो बहुत अच्छा वक्त कट रहा है। वैसे तो चोट और दर्द अपनी जगह खराब ही हैं, पर इस बहाने बेटे के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है, वरना तो यह छुट्टियों में घर आकर भी दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब हमारे साथ खाता बतियाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी 2 घंटे मज़े से निकल जाते हैं। ये हेडफोन लगाकर एक्सरसाइज करता रहता है और मैं अखबार और पत्रिका सब घर से यहीं ले आती हूँ। पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। इसके पापा यहाँ आते ही सामने वाले पार्क में घूमने चले जाते हैं। शुगर बढ़ जाने के कारण डॉक्टर ने इन्हें वॉकिंग बता रखी है, पर घर रहते हैं तो इन्हें समय ही नहीं मिलता, वहाँ हो ही नहीं पा रही थी। कभी कोई मिलने आ रहा था तो कभी ये काम तो कभी वो काम। आशीष तो कल ही अपने पापा से लड़ रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं लौट जाऊं तो आप वॉकिंग बंद कर दें, बल्कि मेरे जाने के बाद माँ को भी साथ लेकर जाना। मैंने गौर किया, हेडफोन हटाए आशीष मेरी ही बात सुन रहा था। ना केवल सुन रहा था, वरन मंद मन मुस्कुरा भी रहा था। उसके पांव तेजी से एक्सरसाइज करने लगे थे। भगवान इसे जल्दी अच्छा करे, मैंने मन ही मन प्रार्थना की। अब सीढ़ी बनने के आत्मसंतोष से मेरा चेहरा खिल उठा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सच है कि हमें बच्चों की सीढ़ी बनना चाहिए, ना कि उनकी बैसाखी। अगर हम उनकी कमजोरियों को दबाएंगे या उन पर ज़्यादा उजागर करेंगे तो बच्चे कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए उन्हें जीवन में खुद अपने निर्णय लेने का मौका दें। फिर देखिएगा कि बच्चे अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।